हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माधुरी सुबह सुबह पूजा पाठ कर पूरे घर में आरती दिखा रही थी। तभी उसका पति राजवीर बैग लिए बाहर से घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी माधुरी उसके पास जाती है और कहती है, आ गए आप। मुझे पता ही था आप पहुंचने वाले ही होंगे, इसलिए मैंने पहले ही गर्म पानी रख दिया था। जाइए आप नहा लीजिए, तब आगे बात करते हैं। हाँ, अभी नहा लूंगा। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जिस काम के लिए गए थे लगता है वो हुआ नहीं, तभी आप इतने परेशान हैं। हाँ माधुरी, तुम सही कह रही हो। मैं आरती के लिए जिस लड़के को देखने गया था, उसने उसकी फोटो देखकर ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी उसके काले रंग को देखते हैं, कोई भी उसके गुणों को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। धीरे धीरे समय निकल रहा है। देखिए, शादी विवाह सब संजोग और किस्मत की बात होती है, इसमें हम लोगों का कोई बस नहीं चलता। आरती की शादी जब होनी होगी हो जाएगी, आप ज्यादा मत सोचिए। जब होनी होगी हो जाएगी। अगर भगवान ने उसे लड़की का जन्म दिया है तो उसका हाथ थामने वाला भी बनाया होगा। बस सही समय का इंतजार करिए। मैं सिर्फ आरती की शादी के लिए लड़का ना मिलने को लेकर परेशान नहीं हूँ, बल्कि उसके चक्कर में उसकी छोटी बहन नैना की शादी रुकी हुई है। उस वजह से भी मैं परेशान हूँ। समदन जी से हमने 2 साल का टाइम मांगा था, वो अब पूरा हो गया है। वो रोज एक टाइम फोन करके कहती हैं कि अगर बड़ी बेटी की शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है तो तब तक अपनी छोटी बेटी की सगाई तो कर ही दीजिए। समाज में हमारी भी तो इज्जत है। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास भी फोन आया था, मुझसे भी वो यही कह रही थी। वैसे कुछ हद तक उनकी बात सही है। अगर आरती की शादी नहीं हो रही है तो कम से कम छोटी बेटी की सगाई तो कर ही सकते हैं ना। तुम भी कैसी बात कर रही हो? घर में बड़ी बेटी बिठाकर अगर हम छोटी बेटी की शादी करेंगे तो लोग सोचेंगे कि हमारी बड़ी बेटी में जरूर कोई खोट है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही, तो हमें छोटी बेटी की सगाई कर दी। अपनी माँ माधुरी और पिता राजवीर की सारी बातें चाय ला रही उनकी दोनों बेटियां आरती और नैना सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और उन्हें देखकर माधुरी और राजवीर चुप हो जाते हैं। पिताजी, माँ, मुझे देखकर चुप होने की जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और यकीन मानिए, अगर आप मेरी शादी से पहले नैना की सगाई कर देंगे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी, बल्कि अपनी बहन का बसता हुआ घर देखकर मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैं जानता हूँ बेटी कि तू हमेशा अपने से जुड़े लोगों को खुश देखना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिस पर तेरा हक पहले है वो तेरा ही रहेगा, बाकी मैं सब देख लूंगा। तो इन सब बातों के बारे में ज्यादा मत सोच, मैं आता हूँ। राजवीर इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राजवीर अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कहीं बात नहीं बनती, जिसके चलते उसकी छोटी बेटी नैना की भी शादी रुकी हुई थी। एक रोज राजवीर और माधुरी मंदिर में पूजा करके घर लौट रहे थे कि तभी उनकी समधन, जो कि नैना की होने वाली सास थी, सुलोचना अपने बेटे अजय के साथ उन्हें रास्ते में मिलती है, जिन्हें देखकर माधुरी कहती है, समधन जी, आप बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप, और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ समधन जी, लेकिन मुझे लगता है आपका और मेरा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा और रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। सुलोचना जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमसे कोई गलती हो गई क्या? अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ करिए। भाई साहब, हमने सुना था कि आप अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखने गए थे, क्या हुआ, बात बनी कि नहीं? नहीं समदन जी, अभी तो नहीं बनी है, पर मैं दूसरी जगह भी बात कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। देखिए समधी और समधन जी, बात बहुत साफ है, आपके पास बस यही महीना है। अगर इस महीने में आपको अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिल पाए तो कम से कम अपनी छोटी बेटी की सगाई तो कर ही दीजिए, वरना रोके का पैसा वापस लेकर मेरे बेटे को आजाद कर दीजिए, ताकि मैं उसकी शादी कहीं और करवा सकूं। पहली बात तो ये समदन जी कि ये मंदिर है, घर नहीं, जो आप इतना चिल्ला रही हैं। सभी लोग हमें देख रहे हैं, बेवजह मेरी बेटी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और रही बात शादी सगाई की, तो बिना बड़ी की शादी किए मैं छोटी की शादी नहीं करूँगा। समधी जी, वो तो वक्त ही बताएगा कौन क्या करेगा क्या नहीं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते तो मैं ये रिश्ता कब का तोड़ चुकी होती। आपको क्या लगता है लोग हमारे पीठ पीछे कितना हंसते हैं, और ये सब आपकी वजह से है, इसलिए मैं वही करूँगी जो सही है। अंकल जी, माँ ठीक कह रही है, और अब मैं भी ना और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं भी वही करूँगा ना जो मेरी माँ कहेगी। अब मैं भी उन्हीं का साथ दूंगा, वो जो करेंगी ना मैं उनका साथ दूंगा हर काम में। चलो।
अजय इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और समय के साथ माधुरी और राजवीर की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। तभी एक रोज आरती ऑफिस से घर आती है और अपनी बहन नैना के कमरे में जाती है और उसे रोते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ नैना, तू रो क्यों रही है? आखिर हुआ क्या? कुछ तो बोल, कुछ बोल ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है तुझे ऐसे रोते देखकर। माँ पिता ने कुछ बोला है क्या तुझे? नहीं दीदी, किसी से कुछ नहीं कहा। अभी अजय का कॉल आया था, शायद माँ पिताजी से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने माँ पिताजी के सामने ये शर्त रखी है कि 1 महीने के अंदर अपनी बड़ी बेटी की शादी ढूंढ करके छोटी बेटी की भी सगाई करो, वरना रोकी के पैसे वापस ले जाओ और इस रिश्ते को भूल जाओ। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर वो लोग भी तो फैमिली में ही आते हैं। उन्हें माँ और पिता की मजबूरी को समझना चाहिए। आप सही कह रही हैं दीदी, मैंने भी अजय से यही बोला। तो वो लोग कह रहे हैं कि 2 साल से इंतजार ही कर रहे हैं, अब और नहीं कर सकते। या तो रिश्ता तोड़े या तो सगाई करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं माँ पिताजी से बात करूंगी। अब तू रोना बंद कर, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं अपनी वजह से सबको परेशान होते हुए नहीं देख सकती हूँ और ना ही अपनी बहन की जिंदगी खराब होने दूंगी मैं। अगले दिन आरती ऑफिस जाते टाइम अपनी बहन के होने वाले ससुराल में जाती है और उन लोगों से बात करके उसकी सगाई की तारीख फिक्स कर देती है और उन्हें अपने घर वालों को बताने से मना करती है और खुद ही अपनी बहन की सगाई की तैयारियों में लग जाती है। समय बीतता है और देखते ही देखते सगाई का दिन आता है, जिसके बाद आरती अपने सभी परिवार वालों के साथ उस बैंकेट में पहुंचती है जहां उसने अपनी बहन की सगाई की तैयारियां कर रखी थी, जहां माधुरी और राजवीर नैना के ससुराल वालों को अपने रिश्तेदारों के साथ देखकर दंग रह जाते हैं। तभी राजवीर सुलोचना से कहता है, समधन जी, आप अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? इस पार्टी में आपको भी बुलाया है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर ने ही हमें बुलाया है, जो कि और कोई नहीं आपकी बड़ी बेटी आरती है। और ये पार्टी आपकी छोटी बेटी नैना और मेरे बेटे अजय की सगाई की है। आप क्या कह रही हैं समधन जी? मैंने आपको कहा था ना, मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटी बेटी की सगाई नहीं कर सकता हूँ। लोग हंसेंगी हम पर। और आरती, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे बेटा, बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपनी खराब किस्मत के चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मान लीजिए कल को मेरा रिश्ता हो जाता है और मेरी शादी भी हो जाती है, लेकिन आज अपनी बहन का घर और शादी तोड़कर क्या मैं उस समय खुश रह पाऊंगी? मेरी वजह से वो अपना प्यार और अपनी खुशियाँ क्यों कुर्बान करे? क्या आप लोग अपनी छोटी बेटी को दुखी देखकर खुश रह पाएंगे? आरती की किसी भी बात का जवाब उसके माँ बाप के पास नहीं था और उसके ये सारी बातें वहाँ खड़े सभी लोगों के साथ सुलोचना की जेठानी मीरा भी सुन रही थी, जो कि उससे बहुत प्रभावित होती है। जिसके बाद वो आरती के माँ बाप के पास जाकर कहती है, भाई साहब, आप अपनी बड़ी बेटी की शादी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटे यश के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ। मैं इन रंग के भेदभाव को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शक्ल सुंदर हो या ना हो, बस सीरत होनी चाहिए, जो कि आपकी बेटी में है। अगर आपको मंजूर हो तो आप अपने दोनों बेटियों की सगाई एक साथ ही कर दीजिए। मीरा की बात सुनकर राजवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की सगाई एक साथ करके अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति पाता है। एक शाम राजीव हाईवे के रास्ते से अपनी बाइक पर जा रहा था। सुनसान सड़क थी, कोई गाड़ी या कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था वहाँ। वो सीटी बजाते हुए मस्ती में जा ही रहा होता है कि तभी उसे सड़क पर कोई बड़ी सी परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो अचानक से ब्रेक लगाता है और बाइक से उतरकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से उसका फोन बजने से वो डर जाता है और गहरी सांसें लेकर कॉल रिसीव करता है। यार, तूने भी इस टाइम फोन करके मुझे डरा ही दिया। अबे साले, कहाँ मर रहा है? और मेरी आवाज से तुझे कब से डर लगने लगा? अरे यार पूछ मत, एक तो शाम के समय पता नहीं हाईवे पर इतना सन्नाटा क्यों छा जाता है। मुझे लगा कोई मेरे पीछे है, तो मैंने अचानक से बाइक रोक दी, पर कोई था ही नहीं। तभी अचानक से तेरा कॉल आया तो मैं डर ही गया। तू इस समय हाईवे पर है? दिमाग खिसक गया है क्या तेरा? फोन रख और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल।
अरे क्या हो गया अचानक? तू बस जल्दी निकल वहाँ से। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसके कहने पर राजीव जल्दी से बाइक स्टार्ट करके वहाँ से तेजी में निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो बड़ी सी परछाई सड़क पर फिर दिखाई देती है। राजीव के घर पहुँचते ही पंकज उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, भाई तू ठीक तो है ना? क्यों, मैं तुझे खराब लग रहा हूँ क्या? हाईवे के रास्ते में कुछ अजीब तो नहीं हुआ ना तेरे साथ? मतलब कोई दिखा या दिखी हो? साले क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और तूने ऐसा क्यों कहा कि जल्दी निकल वहाँ से? क्यों, तू नहीं जानता कि वो रास्ता कितना खतरनाक है? रात के समय वहाँ से गुजरने वाले हमेशा के लिए गुजर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ कोई डायन चुड़ैल टाइप औरत रहती है, जिसकी आंखों में जो भी देखता है वो मर जाता है। उसकी बातें सुनकर राजीव जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, क्यों, उस औरत की आंखें क्या मौत का सागर हैं, जिसे देखने भर से बंदे टपक जाते हैं? साले हंस मत, कितने लोग लापता हो चुके हैं वहाँ से, तुझे क्या पता? इसीलिए तो मैं वहाँ से रात में क्या दिन में भी नहीं आता। अबे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाई होंगी। अब देखना, तू ही उसे डायन चुड़ैल और तो और औरत भी कह रहा है। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि नहीं? तुझे तो सब झूठ ही लगता है, पर कुछ बातों में सच्चाई होती है। तू माने या ना माने, समझा? अरे हाँ हाँ बाबा, अब प्रवचन मत दे, चल खाना खाते हैं। राजीव और पंकज अच्छे दोस्त थे जो साथ में काम करते और एक ही फ्लैट को शेयर करते। हाईवे के पास पड़ने वाले इलाके में किसी चुड़ैल के इंसानों को मारने की अफवाह फैली हुई थी। ये अफवाह इतनी सच थी और कितनी झूठ, इसका पता तो किसी को नहीं था। लेकिन डर के मारे शाम होने से पहले ही उस हाईवे पर लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। एक दिन ऑफिस से लंच के लिए दोनों दोस्त बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी पंकज अपने फोन में एक खबर देखकर बोलता है, ओह शिट, फिर से किसी की मौत। दुनिया में रोज ही कोई मरता है, तू क्या इतनी टेंशन ले रहा है? ये देख, हाईवे पर फिर किसी नौजवान लड़के की लाश मिली है। मैं कह रहा हूँ ये उसी चुड़ैल डायन औरत का काम होगा। तू फिर वही बकवास बातें लेकर बैठ गया। वो चुड़ैल डायन औरत जो भी हो, उसके बारे में सोच सोच कर तू जरूर शैतान बन जाएगा। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसी के ऑफिस में काम करने वाली श्रेया वहाँ आकर बोलती है, अरे तुम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, यहीं पास वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तुम भी चलो। मैं भी यही बोलने वाली थी, चलो चलते हैं। तीनों साथ में रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। सब ठीक ही चल रहा होता है कि एक दिन किसी जरूरी मीटिंग के कारण राजीव को घर जाने में लेट हो जाता है। साथ ही जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचता है तो इतना ट्रैफिक देखकर गुस्से से बाइक को मुक्का मारते हुए बोलता है, यार आज का दिन ही पनौती भरा है, इतना लेट हो गया और मैं अब तक सड़कों पर भटक रहा हूँ। यार इस ट्रैफिक के चक्कर में अटका रहा तो पता नहीं किस जन्म में घर पहुँचूंगा। हाईवे वाला रास्ता ले ही लेता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बाइक को हाईवे के सुनसान रास्ते की तरफ ले जाता है और वो जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर अपने बाइक के शीशे पर पड़ती है, जिसपे उसे एक जली हुई शक्ल की औरत अपने पीछे बैठी दिखाई देती है। तभी वो अचानक से बाइक रोककर पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। तभी वो चैन की सांस लेकर आगे मुड़ता है और अपने सामने एक औरत को अचानक से देखकर डरते हुए बाइक से गिर पड़ता है, जिससे उसके घुटने से खून निकलने लगता है। तभी वो औरत बोलती है, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? तुम कौन हो और ऐसे इस सुनसान हाईवे पर मेरे सामने अचानक आने का क्या मतलब? मेरा पैर। तुम्हारे पैरों में से तो गरम गरम खून निकल रहा है। अरे मेरा खून क्या तुम्हें चाय दिख रही है जो गरम गरम बोल रही हो? और तुमने बताया नहीं कि कौन हो तुम। ऐसे अकेले मत घूमो, मैंने सुना है यहाँ कोई चुड़ैल डायन घूमती है इस समय। नहीं, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे दोनों पैरों पर चोट लगी है, तुम चल तो लोगे ना? कैसी औरत है ये, इतनी रात को खुले बाल लाल साड़ी पहने घूम रही है, चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है। सोच क्या रहे हो? इस रास्ते को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे रोज का आना जाना है मेरा, डरो मत। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगती है। राजीव भी जैसे तैसे खड़ा होकर लंगड़ाते हुए उसके पीछे चलने लगता है। तभी राजीव को सड़क पर वही भयानक परछाई दिखती है, लेकिन उस औरत के पीछे चलती हुई।
वो औरत अपने असली जले चेहरे के साथ आगे बढ़ती रहती है। तभी राजीव उसे आवाज देता है तो वो फिर से अपने सुंदर रूप में आकर उसकी तरफ मुड़कर बोलती है। क्या हुआ, कोई परछाई दिखी तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारे पीछे। तुम्हें कैसे पता मैंने कोई परछाई देखी? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दिया और फिर अचानक से वो परछाई गायब हो गई। क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं, डर नहीं रहा मैं, वो बस मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता मैं अब और चल पाऊंगा। यहाँ कोई ठहरने की जगह है क्या? हाँ, यहाँ पास में ही एक शमशान घाट है, हम वहाँ जा सकते हैं। शमशान घाट? ये औरत कहीं भूत भूत तो नहीं? इतनी रात में यहाँ अकेली मुझे शमशान घाट ले जाने की बात कर रही है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बस एक निडर औरत हूँ जो किसी से नहीं डरती। चलो मेरे साथ। लगता है ये रात इस अजीब सी औरत के साथ कटेगी। इतना कहकर वो औरत मुड़कर अपने असली चेहरे में आकर चलने लगती है और मन ही मन खुद से बोलती है। मूर्ख लड़के, तेरी रात किसी खूबसूरत औरत के साथ नहीं बल्कि मुझ चुड़ैल के साथ गुजरेगी, जिसके बाद तू हमेशा के लिए गुजर जाएगा। कुछ ही देर में दोनों शमशान घाट के पास पहुंचते हैं और वहीं बाहर लगे बेंच पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी बैठे बैठे वो औरत अपना सर घुमाने लगती है, जिसे देखकर राजीव डर जाता है। तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर जाती है जो कि उल्टे होते हैं। राजीव के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ही वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो अपने चुड़ैल रूप में आकर बड़ा सा मुंह खोलती है। क्या हुआ, डर लग रहा है? क्योंकि मैं वही चुड़ैल हूँ जिसका जिक्र तुमने मुझे देखते ही किया था। चुड़ैल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तेरी एक रात की चाहत है मुझे। एक रात के बाद मैं तुझे आजाद कर दूंगी, हमेशा के लिए। मेरी एक रात चुड़ैल के साथ? देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे साथ रात भर नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ दूंगी। डरो मत, सुबह होने से पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस मेरे करीब बैठे रहो, मेरी तारीफ करते रहो और मेरी आंखों में देखो। इसका जला चेहरा देखकर तो मेरी फटी पड़ी है, इसकी आंखों में कैसे देख लूं? तभी राजीव हिम्मत करके डरते हुए उसकी खून भरी लाल आंखों में देखता है और उसकी आंखों में देखते ही वो खो सा जाता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तभी चुड़ैल उसका गला काटकर खून पीने लगती है। इस तरह वो चुड़ैल पूरी रात उसके साथ रहकर अंत में उसे मार डालती है। राजीव ने कभी नहीं सोचा होगा कि चुड़ैल के साथ उसकी रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।